तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर बात की थी कि आप डेटा सेट के अंदर लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करते हैं, दूसरा आप गूगल ड्राइव से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा आप डेटा सेट को कैसे लोड करेंगे, और फिर हमने ईडीए प्रोसेस को डिस्कस किया था जिसमें हमने शेप के बारे में, हेड के बारे में, टेल के बारे में, उसके अलावा डेटा की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की थी, डेटा का डिस्क्रिप्शन, डेटा के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की थी, और यह भी पता लगाया कि आपके डेटा में कितनी नल वैल्यूज हैं और डुप्लीकेट डेटा कितना है, और उसे ड्रॉप भी कर दिया। फाइनली यहां तक काम करने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, डेटा सेट में कितने कॉलम्स हैं और उनका क्या क्या नाम है, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये समझना बिल्कुल जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग यहां पे लिखेंगे df.columns, और कॉलम्स लिखने के बाद जैसे ही इसे रन करेंगे तो आपको सारे के सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। अब मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि मॉडल ट्रेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस डेटा में एज, जेंडर, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर और इंश्योरेंस चार्जेस जैसे कॉलम्स मौजूद हैं जिन्हें हम आगे एनालाइज करेंगे। न्यूमेरिकल कॉलम को अलग स्टोर कर रहे हैं। इन कॉलम पर हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे ताकि समझ सके कि डेटा किस रेंज में स्प्रेड है। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पे न्यूमेरिक कॉलम नाम का एक वेरिएबल बनाना होगा और उसके अंदर आप वो सारे कॉलम्स रख देंगे जो भी आपके नंबर वाले कॉलम्स हैं। जैसा कि इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास पहला न्यूमेरिक कॉलम है एज, जो कि आपने यहां पे डाल दिया। दूसरा, तीसरा न्यूमेरिक कॉलम है चिल्ड्रन, स्मोकर, और एक और न्यूमेरिकल कॉलम है दैट इज चार्जेस। तो ये सारे न्यूमेरिक कॉलम्स हमने इसमें डाल दिए हैं। इसका पर्पस ये है कि मैं इन कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर सकूं और समझ सकूं कि डेटा किस रेंज में स्प्रेड हो रखा है। नाउ दोस्तों, अब आप यहां पर फॉर लूप क्रिएट करेंगे और अपना लूपिंग वेरिएबल कोल्ड बना लेंगे, कॉलम नाम का लूपिंग वेरिएबल, जिसके अंदर आप अपने न्यूमेरिक कॉलम्स को रख लेंगे। न्यूमेरिक कॉलम को रखने के बाद आप अपने डेटा पर ईडीए करना चाहते हैं। जी हां, ईडीए। आपको यह बात याद होगी कि ईडीए में हम लोगों ने इससे पहले आप डेटा की इंस्पेक्शन करते हैं और दूसरा स्टेप ईडीए में विजुअलाइजेशन वाला होता है। तो हमें अभी विजुअलाइजेशन वाला स्टेप करना है, तो इसी के लिए हम ईडीए का विजुअलाइजेशन पार्ट परफॉर्म करने वाले हैं और इसके लिए हम हिश प्लॉट चार्ट बनाएंगे। हिश प्लॉट चार्ट बनाने से पहले आपको अपने फिगर का एरिया डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए आप प्लॉट करेंगे अपना फिगर एरिया। तो फिगर एरिया डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर साइज सोचना होगा, किस फिगर साइज पर अपना डेटा रखना है। आपने 6,4 पर अपना जो डेटा है वो प्लॉट कर दिया। इससे आपके डेटा में जो फिगर्स होंगे उनकी हाइट और विड्थ दोनों ही आप लोग यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। नाउ अब आप ये करेंगे कि यहां पर आप एसएनएस यानी अपना सीबॉन का हिश प्लॉट चार्ट बना देंगे और इसके अंदर आप डीएफ को रख देंगे जिसमें आप अपना कॉलम प्लॉट करेंगे जो कि लूपिंग वेरिएबल था, और केडीई कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन को आप ट्रू कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली समझाता हूं। दोस्तों, हिस्टोग्राम हमें बताता है कि डेटा सेट में किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आ रही है और कौन सी वैल्यू कम बार आ रही है। यहां लूप का यूज किया गया है ताकि हम न्यूमेरिकल कॉलम का हिस्टोग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सके। साथ ही मैंने KD इज इक्वल टू ट्रू इसलिए यूज किया है क्योंकि KD का मतलब होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, जो एक स्मूथ कर्व क्रिएट करता है और जिससे आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली समझने में हेल्प मिलती है। हिस्टोग्राम बार्स दिखाता है और KD कर्व ओवरऑल ट्रेंड को विजुअलाइज करता है कि आपका डेटा में ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो पहला चार्ट आपका यहां पे बना है एज काउंट का, दूसरा चार्ट आपका यहां पे बना है चिल्ड्रन काउंट का, तीसरा चार्ट आपका यहां पे क्रिएट हुआ है बीएमआई काउंट का, चौथा चार्ट यहां पे क्रिएट हुआ है चार्जेस का। चलिए दोस्तों, अब इन चार्ट्स को एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं हर चार्ट के बारे में, जैसे एज के बारे में, बीएमआई के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में और चार्जेस के बारे में। तो चलिए इन बातों को एक एक करके समझते हैं और पहले चार्ट भी साथ साथ देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एज वाले डेटा के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप 18 से लेकर लगभग 64 साल की एज तक का डेटा देख रहे हैं। केडी कर्व देखने पर पता चलता है कि डेटा पूरी रेंज में काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 18 से 22 साल के एज ग्रुप में रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल एज कॉलम में कोई एक्सट्रीम स्क्यूनेस नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब डेटा सेट में यंग और मिडिल एज दोनों तरह की क्वांटिटी मौजूद है। नेक्स्ट अब बात करें दोस्तों चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन कॉलम को देखते हैं। ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, इसमें सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे डिस्क्रीट वैल्यू दिखाई दे रही है। ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है
कि सबसे ज्यादा लोग के पास कोई चाइल्ड नहीं है, उसके बाद 1 और 2 चाइल्ड वाले लोग, जबकि 4 और 5 चिल्ड्रन वाले लोग बहुत कम हैं। इसी वजह से चिल्ड्रन कॉलम को हिस्टोग्राम की जगह काउंट प्लॉट से एनालाइज करके ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। दोस्तों, बीएमआई के बारे में बात करें तो अब बीएमआई डिस्ट्रीब्यूशन को देखने पर यह लग रहा है कि ये ग्राफ लगभग बेल शेप है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है। सबसे ज्यादा बीएमआई 25 से 35 के बीच कॉन्सेंट्रेटेड है और केडी कर्व भी सेंटर की तरफ पीक पर बना हुआ है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कम होता जा रहा है। मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से एक हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन माना जा सकता है क्योंकि डेटा किसी भी साइड झुका हुआ नहीं है। अब दोस्तों, अंत में हम बात कर रहे हैं चार्जेस वाले कॉलम की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम यही है। ये हमारे डेटा सेट का टारगेट वेरिएबल है जिसे मशीन लर्निंग को प्रिडिक्ट करना है। ग्राफ को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि चार्जेस राइट साइड में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यानी स्क्यूनेस राइट साइड में ज्यादा है। मतलब अधिकतर लोगों का इंश्योरेंस चार्जेस कम है, जबकि कुछ लोगों का इंश्योरेंस चार्जेस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ग्राफ का लंबा टेल राइट साइड में जा रहा है। यह भी पॉसिबल है कि हाई रिस्क कस्टमर जैसे स्मोकर इस झुकाव या इस स्क्यूनेस का रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आगे डेटा के थ्रू इस बात को वेरीफाई करेंगे। अब जैसा कि हमने बोला था कि चिल्ड्रन डेटा पर हमें काउंट प्लॉट देखना पड़ेगा, तो चलिए पहले काउंट प्लॉट बना लेते हैं। sns.countplot। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस पर काउंट प्लॉट बना दिया है। तो काउंट प्लॉट देखने के बाद अब आप क्या फैसला करते हैं? तो नाउ सी दैट अब हम चिल्ड्रन कॉलम को और डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। हिस्टोग्राम से हमें पता चला कि ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, इसलिए इस फीचर को समझने के लिए काउंट प्लॉट ज्यादा यूजफुल रहेगा। काउंट प्लॉट हमें बताता है कि हर कैटेगरी कितनी बार डेटा सेट में अपीयर हो रही है। ग्राफ को देखकर सबसे पहले यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा लोग के पास कोई चाइल्ड नहीं है, उसके बाद 1 चाइल्ड वाले लोगों की संख्या आती है, फिर 2 चाइल्ड वाले लोगों की संख्या आती है, और जैसे जैसे चिल्ड्रन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड कम होते जा रहे हैं। 4-5 चिल्ड्रन वाले लोग डेटा सेट में बहुत कम हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बिजनेस क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या जिन्हें चिल्ड्रन ज्यादा हैं उनके इंश्योरेंस चार्जेस भी ज्यादा होंगे, या जिनके चिल्ड्रन नहीं हैं उनके इंश्योरेंस चार्जेस कम होंगे? अभी सिर्फ काउंट प्लॉट देखकर हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ चिल्ड्रन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, चार्जेस के साथ रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा। लेकिन ये एक हाइपोथेसिस जरूर बन सकता है कि जिसे हम वेरीफाई करेंगे। जेंडर कॉलम जो कि एक टेक्सचुअल कॉलम था, उसको भी एक बार काउंट प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं आपके डेटा सेट में जेंडर को भी हमने काउंट प्लॉट से दिखा दिया है। अब हम डेटा सेट के जेंडर कॉलम को एनालाइज कर रहे हैं। यहां काउंट प्लॉट का यूज किया गया है क्योंकि जेंडर का कैटेगरिकल फीचर है। क्योंकि जेंडर एक कैटेगरिकल फीचर है, काउंट प्लॉट हमें बताता है कि डेटा सेट में मेल और फीमेल रिकॉर्ड कितनी बार अपीयर हो रहे हैं। ग्राफ को देखकर पता चलता है कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरिकल डेटा लगभग इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है। मेल रिकॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि डेटा सेट जेंडर के पर्सपेक्टिव से काफी बैलेंस लग रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या जेंडर इंश्योरेंस चार्जेस को इफेक्ट करता है? इस ग्राफ को देखकर हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ जेंडर का काउंट दिखा रहा है। अगर जेंडर और इंश्योरेंस चार्जेस के बीच कोई रिलेशनशिप होगा तो हम उसे आगे चार्जेस के साथ कंपेयर करके देखेंगे, और अगर कोई हिडन पैटर्न हुआ तो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के दौरान उस पैटर्न को ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा। अब दोस्तों, स्मोकर और नॉन स्मोकर का काउंट भी हम एक बार प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। तो sns.countplot, तो हमने अब स्मोकर वाले डेटा को भी यहां पर प्लॉट कर लिया है। अब हम डेटा सेट के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक स्मोकर कॉलम को एनालाइज कर रहे हैं। यहां काउंट प्लॉट का यूज किया गया है ताकि हम देख सकें कि डेटा सेट में कितने लोग स्मोकर हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं। ग्राफ को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि नॉन स्मोकर की संख्या स्मोकर के मुकाबले बहुत ज्यादा है, यानी मेजॉरिटी लोग
स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब डेटा एनालिसिस का पर्सपेक्टिव देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है, क्या स्मोकिंग करने वाले लोगों का इंश्योरेंस चार्ज ज्यादा होगा? प्रैक्टिकल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ रिस्क को ध्यान में रखती है और स्मोकिंग हेल्थ रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए संभव है कि स्मोकर के इंश्योरेंस चार्जेस नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। अभी हम सिर्फ स्मोकर कॉलम को डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसलिए इस ग्राफ को देखकर डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि स्मोकर ज्यादा चार्जेस पे करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस जरूर है जिसे हम आगे वेरीफाई करेंगे। आपको याद होगा कि चार्जेस वाले हिस्टोग्राम में राइट स्क्यूनेस दिख रही थी, मतलब कुछ लोगों के चार्जेस बहुत ज्यादा थे। हो सकता है कि उन हाई इंश्योरेंस चार्जेस वाले कस्टमर्स में स्मोकर की ज्यादा संख्या हो, लेकिन अभी यह सिर्फ एक अजम्पशन है। डेटा साइंटिस्ट का काम अजम्पशन बनाना नहीं, बल्कि डेटा से उन्हें वेरीफाई करना होता है। आई थिंक अब आप समझ गए। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम फीचर्स को अलग अलग एनालाइज कर रहे थे। इस प्रोसेस को यूनिवेरिएट एनालिसिस कहा जाता है। यहां एज को अलग देखा, बीएमआई को अलग देखा, चिल्ड्रन को अलग देखा, जेंडर को अलग देखा और स्मोकर को अलग देखा। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल इंडिविजुअल कॉलम को नहीं देखता। मॉडल यह समझने की कोशिश करता है कि इनपुट फीचर आउटपुट को कैसे इफेक्ट करते हैं। हमारा आउटपुट या टारगेट वेरिएबल है चार्जेस, और अगर हम बात करें एज, बीएमआई, चिल्ड्रन, सेक्स और स्मोकर हमारे इनपुट फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनपुट फीचर्स को टारगेट वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसे एनालाइज करेंगे। यही एक्चुअल मशीन लर्निंग की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं इंश्योरेंस चार्जेस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है या कौन सा फैक्टर करेगा। तो ये बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।